नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग रीट्स पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल अधिकारों के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अर्थात आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को स्वयं ही एक मूल अधिकार माना गया है या स्वयं ही एक मूल अधिकार माना जाता है। तो आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 32 यदि मूल अधिकार है तो अनुच्छेद 32 के तहत, जैसा कि आप यह भी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक या मूल अधिकारों की गारंटी देने वाला माना जाता है। तो आज हम यह जानेंगे कि मूल अधिकारों के अंतर्गत यानी आर्टिकल 32 के अंतर्गत कितने प्रकार की रिट्स जारी की जाती हैं और ये रिट्स की अधिकारिता क्या है। क्या सर्वोच्च न्यायालय ही जारी करता है या उच्च न्यायालयों को भी रिट्स जारी करने का अधिकार है। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यह जान लें कि रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी है। और ये अधिकार किस किस अनुच्छेद के तहत है, तो इसको आइए समझते हैं। देखिए, रिट जारी करने का जो अधिकार है वह उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत, यानी अनुच्छेद 32 जो है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसी के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को रीटें जारी करने का अधिकार प्राप्त है। उसी तरह से मूल अधिकारों का हनन होने पर या मूल अधिकारों से वंचित किए जाने पर कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, आर्टिकल 226 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय में रीट के लिए रीट दायर कर सकता है और उस पर माननीय न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि रीट्स कितने कितने प्रकार की होती है। तो देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको रीट्स के संबंधित सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे और आपको किसी भी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको इसको बार बार देखिए और समझिए। अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, इससे नोट बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे अगला जो वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रीटों के प्रकार देखिए, रीटें कुछ 5 प्रकार की हैं। ये 5 प्रकार की रीटें हैं। कौन कौन है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको हम विस्तार से आगे समझेंगे। पहले आप संक्षेप में यह जान लीजिए कि 5 प्रकार की जो रीटें हैं वे कौन कौन सी हैं। इसको कहा जाता है हबियस कार्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हबियस कार्पस या एक लैटिन वर्ड है हबियस कार्पस, ये इसका नाम दिया गया है। दूसरी जो रीट है वह है परमादेश, इसको मैंडेमस कहा जाता है। और तीसरा है प्रतिषेध अर्थात प्रोहिबिशन। ठीक है, तीसरा प्रोहिबिशन है। चौथा है उत्प्रेषण, सर्चोरेरी, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सर्चोरेरी। और जो 5वीं रीट है वह है अधिकार परीक्षा या को वारंटो। इस तरह से 5 प्रकार की रीटें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, इन 5 प्रकार की रीटों को आप याद कर लें। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी रीटें हैं, कितने प्रकार की रीटें हैं, तो 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं अनुच्छेद 32 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, अनुच्छेद 226 के तहत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। देखिए, मूल अधिकारों के हनन से संबंधित मामले के लिए कोई भी व्यक्ति सीधे माननीय उच्चतम न्यायालय में रीट अप्लाई कर सकता है या रीट दाखिल कर सकता है। उसके लिए उसे हाई कोर्ट के बाद फिर उच्चतम न्यायालय में अपील करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी संविधान में व्यवस्था है कि मूल अधिकारों के हनन के लिए सीधे चाहे तो माननीय उच्च न्यायालय में या फिर माननीय उच्चतम न्यायालय में सीधे अपील की जा सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब रीट शब्द को विस्तार से समझते हैं। देखिए, जो रीट शब्द है यह अंग्रेजी कानून से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है?
अंग्रेजी या ब्रिटिश कानून से लिया गया है और इन्हें विशेषाधिकार रीटें कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इंग्लैंड में क्या होता था कि इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था और इसको न्याय का झरना नाम दिया गया था। तो ये भी याद रख लीजिए, ये एक टर्म है न्याय का झरना, यानी कि राजा के द्वारा जो न्याय दिया जाता था, तो रीटों के माध्यम से न्याय देने को न्याय का झरना, यानी कि न्याय जो है ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ दिखाई पड़ता था। बाद में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या व्यवस्था की गई कि बाद में उच्च न्यायालय के द्वारा रीटें लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को कायम रखने का असाधारण उपचार बनी। ठीक है, तो रीटें जो थी अधिकार और स्वतंत्रता को कायम रखने का असाधारण उपचार, यानी कि पहले इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत में क्या प्रावधान था रीट जारी करने के लिए। 1950 से पहले, यानी कि संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 से भारत गणतंत्र बनता है और संविधान के सारे प्रावधान लागू हो जाते हैं। तो 1950 से पहले कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास उच्च न्यायालय को रीटें जारी करने का ही केवल कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन 3 उच्च न्यायालयों को ही रीटें जारी करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, लेकिन अब जो है अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान में उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत, ये याद रखना है आपको, पूछ लिया जाता है कि उच्च न्यायालय को रीटें जारी करने के लिए व्यवस्था किस अनुच्छेद में बनाई गई है, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 226 के तहत। और अगर उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के लिए यही प्रश्न पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 32 के तहत। तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के द्वारा, अनुच्छेद 226 के तहत देश के सभी उच्च न्यायालयों के द्वारा, यानी देश के जितने भी उच्च न्यायालय हैं वे सारे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीटें जारी करते हैं और ये सभी 5 प्रकार की रीटें जारी करेंगे। चलिए और आगे बढ़ें। अब देखिए रीट जारी करने में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायिक क्षेत्र में भिन्नता को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि किसको कितने अधिकार प्राप्त हैं। तो उच्चतम न्यायालय देखिए ये क्या करता है, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों हेतु यह रीट जारी करता है और उच्च न्यायालय मूल अधिकार के अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय में केवल मूल अधिकार, लेकिन उच्च न्यायालय में मूल अधिकार के अतिरिक्त यानी कुछ एक्स्ट्रा भी, कुछ प्लस हो रहा है इसमें, किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रीट जारी करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के लिए और उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ साथ कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए भी रीटें जारी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रीटें जारी करने के मामले में उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय से कुछ अधिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, अर्थात सामान्य कानूनी अधिकार के लिए भी उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट्स रीटें जारी कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ लिया जाता है कि रीटों को जारी करने में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में किसको अधिक अधिकार प्राप्त है, तो आपका उत्तर होगा कि उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट्स को अधिक अधिकार प्राप्त हैं। चलिए इस निष्कर्ष में क्या होता है, तो उच्चतम न्यायालय के रीट जारी करने के अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत हैं, यानी कि उच्च न्यायालय के अधिकार अधिक विस्तृत हैं। चलिए और आगे बढ़ें। उच्चतम न्यायालय किसी भी व्यक्ति अथवा सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, के विरुद्ध रीटें जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय जो होगा यह किसी भी व्यक्ति अथवा सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, के विरुद्ध रीटें जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, वह संबंधित राज्य के व्यक्ति व राज्य को ही, जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य के व्यक्तियों को और उत्तर प्रदेश राज्य को रीटें जारी करेगा। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के व्यक्ति के लिए रीट जारी नहीं करेगा।
ठीक है। और न तो ये माने कि बिहार की गवर्नमेंट के लिए, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के लिए रीट जारी नहीं करेगा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र जो है वह ज़्यादा विस्तृत है। यानी उच्चतम न्यायालय जो किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है, भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति के लिए करेगा, लेकिन उच्च न्यायालय जो है जिस राज्य के लिए उस उच्च न्यायालय का गठन किया गया है उसी के लिए और उसी राज्य के लिए रीट जारी करेगा। लेकिन चूंकि अनुच्छेद 32 के तहत उपचार भी स्वयं में एक मूल अधिकार, यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको भी एक मूल अधिकार माना गया है, इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने रीट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता है। ठीक है, यह व्यवस्था ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32 के तहत चूंकि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह भी मूल अधिकार माना जाता है और अनुच्छेद 32 के तहत ही उच्चतम न्यायालय रीट भी जारी करता है, इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने रीट न्याय के क्षेत्र को नकार नहीं सकते। यानी कि भारत से, पूरे भारत के अंदर का कोई भी व्यक्ति यदि मूल अधिकारों के हनन से संबंधित मामले को लेकर के उच्चतम न्यायालय के पास जाता है तो उच्चतम न्यायालय को उसके लिए रीट जारी करना होता है। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत उपचार जो होता है यह विवेकानुसार है, यानी कि उच्च न्यायालय जो है यह अपने न्यायिक क्षेत्र को नकार सकता है। तो उच्च न्यायालय न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है, यानी कि उच्च न्यायालय जो है न्याय क्षेत्र देखेगा कि यह जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो ये देखेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य का व्यक्ति और उत्तर प्रदेश राज्य के विरुद्ध रीट जारी करना है अथवा उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़ के बिहार के विरुद्ध तो नहीं करना हमें। तो उस दशा में इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर चाहे तो वह नकार सकता है। चलिए और आगे देखें। तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अधिक शक्ति प्राप्त है, इसलिए उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला कहा जाता है। जैसे क्या बाध्यता हुई, अब यहाँ समझिए, प्रश्न थोड़ा सा आपको जटिल लगेगा। कहा गया कि उच्चतम न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र को नहीं नकार सकता और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपने न्याय क्षेत्र को नकार भी सकता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय को नकारने की शक्ति नहीं है, उच्च न्यायालय को है, इसलिए उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा उच्च न्यायालय को, ठीक है, अधिक शक्ति प्राप्त है। ठीक है ना, क्योंकि इसको नकारने की शक्ति प्राप्त है लेकिन उच्चतम न्यायालय को नहीं है। समझ में आ गया ना आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक एक करके सभी पांचों रीटों को समझेंगे। तो पहली रीट है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे किसी व्यक्ति को किसी अपराध के घटित होने की संभावना के तहत कि इसके द्वारा यह अपराध किया जा सकता है, इस अंदेशे में या इस संशय के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसके लिए जो रीट जारी होती है उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। हबिस कार्पस इसका इंग्लिश में इसको कहा जाता है, जो लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। तो किसके समक्ष प्रस्तुत करना है? तो किसके समक्ष प्रस्तुत करना है भाई? तो प्रस्तुत कर, अब मान लीजिए कि बंदी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो बंदी को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? तो जो नज़दीकी न्यायालय होगा उसके समक्ष, जिसके अधिकार क्षेत्र का मामला होगा उस न्यायालय के समक्ष बंदी को प्रस्तुत किया जाना होता है। ठीक है। तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को, व्यवस्था देखिए क्या है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश, इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। यह जबरन हिरासत के विरुद्ध दिया जाता है। ठीक है, जबरन हिरासत के विरुद्ध। तो इसमें क्या अधिकार प्राप्त हो जाते हैं? अगर जो हिरासत किया गया है, किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, अगर न्यायालय की दृष्टि में यह अवैध साबित हो जाता है तो उस व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जाता है, यानी हिरासत से मुक्त कर दिया जाता है। और अगर मामला वैध हो जाता है तो वह हिरासत बरकरार रहता है और व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। सार्वजनिक प्राधिकरण व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध इस रीट को जारी किया जाता है। सार्वजनिक प्राधिकरण व व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने हिरासत में लिया है या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या संस्था ने हिरासत में लिया है, तो दोनों के विरुद्ध यह रीट जारी की जाती है।
और जारी नहीं हो जाती। कब जारी नहीं होगी? देखिए, अगर हिरासत कानून सम्मत हो, मतलब सही नियमानुकूल हिरासत हो, तो यह रीट जारी नहीं की जाएगी। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति हिरासत में है वो हिरासत में ही रहेगा। ठीक है, और इस रीट को जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्रवाई विधायी अथवा न्यायिक अवमानना में हो, किसी व्यक्ति को हिरासत में किसी कानून का उल्लंघन करने के अपराध में अथवा न्यायालय की अवमानना के बाद में गिरफ्तार किया गया हो, तब भी इस रीट को नहीं जारी किया जाता है। न्यायालय द्वारा हिरासत में लिए जाने का खुद ही आदेश दिया गया हो, अथवा हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर का हो। ठीक है, हिरासत जो है न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर का हो, तब भी उस संबंधित न्यायालय के द्वारा उसको हिरासत में लेने से मुक्त करने का, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो आदेश है, जो रीट है, वह जारी नहीं किया जाएगा। अब हमारा दूसरा जो रीट है परमादेश, जिसको कि मैंडेमस कहा जाता है। मैंडेमस का मतलब हम आदेश देते हैं, तो शाब्दिक अर्थ इसका हुआ हम आदेश देते हैं। न्यायालय यह आदेश देता है किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को कि आप ऐसा करिए। तो यह देखिए नियंत्रण करता है। कैसे? न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को नियंत्रित किया जाता है कि उनके द्वारा अपने कार्यों को नियंत्रित किया जाए। ठीक है, अभी देखिए किसके किसके लिए है। सार्वजनिक इकाई, जैसे सार्वजनिक इकाई होती है, जिलाधिकारी हो गया, कमिश्नर हो गया, यूपी स्टेट है, और यूपी स्टेट में बहुत सारे संसद, ये देखिए राज्य विधानमंडल आ जाएगा इसमें, और भी बहुत सारे लोग, ये सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो न्यायालय, सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य से यह रीट जारी की जाती है। ठीक है, सभी के ऊपर यह आदेश जारी होगा और माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश माना जाएगा या माननीय उच्चतम न्यायालय का कि हम आदेश देते हैं। किसके विरुद्ध नहीं जारी किया जाएगा? देखिए, व्यक्ति विशेष के विरुद्ध, किसी इंडिविजुअल के विरुद्ध इस रीट को, मैंडेमस को नहीं जारी किया जाता है। यह प्रश्न आपको याद रखना है कि क्या परमादेश या मैंडेमस रीट किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो आपका उत्तर होगा नहीं। गैर सांविधिक निकायों, गैर सांविधिक निकायों के विरुद्ध भी यह रीट नहीं जारी की जाती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी की जाएगी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी यह रीट जारी नहीं की जाएगी। ठीक है, जो न्यायिक क्षमता में कार्य कर रहे हों, अगर उच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश अपनी न्यायिक क्षमता में कार्य कर रहा हो, तो उसके विरुद्ध भी यह रीट जारी नहीं की जाएगी। तीसरी जो रीट है वह है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। इसमें देखिए क्या प्राविधान है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। ठीक है, तो उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को सीधे रोकने का कार्य, ठीक है, कोई कार्य करने से रोकता है। ऊपर के न्यायालय निचली अदालतों को किसी कार्य को करने से रोकता है। देखिए परमादेश जो होता है, अभी हमने परमादेश पढ़ा, ये सीधे सक्रिय होता है, सीधे कोर्ट का आदेश हो जाता है कि हम ये कह रहे हैं। इसमें क्या होता है, प्रतिषेध जो होता है ये सीधे सक्रिय नहीं, केवल निवारक, यह किसी कार्य को करने से रोकता है, करने के लिए कहता नहीं है। प्रतिषेध जो होता है, प्रतिषेध रीट सिर्फ न्यायिक निकायों या प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है, और जो परमादेश था वह न्यायिक निकायों, सार्वजनिक प्राधिकरणों सभी के विरुद्ध जारी किया जाता था। प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध इसको जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रोहिबिशन या प्रतिषेध को प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं जारी किया जाता है। अब देखिए उत्प्रेषण या सर्च्योरेरी। सर्च्योरेरी में क्या होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। ठीक है, तो एक उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह
प्रमाणित करने के लिए, यह सूचित करने के लिए आदेश दिया जाता है कि वह अपने यहाँ जो भी लंबित मामले हैं, अगर कोई महत्वपूर्ण मामला माननीय उच्च न्यायालय में चला जाए जो निचली अदालत में पेंडिंग हो और न्यायालय को संज्ञान होने पर न्यायालय उससे संबंधित मामले को खुद अपने यहाँ मंगा करके उसकी सुनवाई कर लेता है। ठीक है, इसी को उत्प्रेषण या सर्च्योरेरी कहा जाता है। अब देखिए, इसमें 1991 से पहले तक सिर्फ न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ इस रीट को जारी किया जाता था। 1991 में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक व्यवस्था दी गई कि इसके तहत व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी इस रीट को अब जारी किया जाएगा। यानी कोई ऐसा प्रशासनिक प्राधिकरण है या प्रशासनिक संस्थान है जिससे व्यक्तियों का अधिकार या जिसके आदेश से व्यक्तियों का अधिकार प्रभावित होता है, तो उसके लिए भी या उनको भी यह रीट जारी की जाएगी। लेकिन विधिक निकायों, निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध यह रीट, उत्प्रेषण रीट जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उत्प्रेषण रीट जो है विधिक निकायों, निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी। अब हम अंतिम रीट पे पहुंच गए हैं, पांचवा, जो है अधिकार परीक्षा या को वारंटो इसको कहा जाता है। इसमें न्यायालय कहता है कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी सरकारी कार्यालय को हासिल कर लेता है या सरकारी पद को हासिल कर लेता है, तो न्यायालय उससे पूछता है। इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वह होता है कि प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। इसमें पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध एवं अनाधिकार ग्रहण को रोकता है। अगर कोई व्यक्ति गलत ढंग से किसी सरकारी कार्यालय पर अधिकार कर लेता है तो उसको न्यायालय इस रीट को जारी करके रोकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 प्रकार की रीटें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, इन 5 रीटों को समझा। अनुच्छेद 32 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, अनुच्छेद 226 के तहत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इन रीटों को जारी किया जाता है। आप इनको 1 बार, 2 बार, 3 बार इनको देख करके समझ लें। और इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपके रीट से संबंधित कोई प्रश्न आपका गलत होगा। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।